बागेश्वर धाम सरकार यानी कि स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री, इनके भक्तों के मुताबिक ये लोगों की मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। इनके भक्तों में राज्यपाल से लेकर कई मंत्री तक शामिल हैं। हाल ही में स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पर नागपुर में उनकी कथा के दौरान महाराष्ट्र के एक गठन ने अंधविश्वास, जादू टोना का बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और चुनौती दी थी कि वह इतने चमत्कारी हैं तो समिति के सामने आकर चुनौती दिखाएं और अगर वह ऐसा कर पाए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वह 2 दिन पहले ही वह नागपुर से चले गए क्योंकि उन्हें और जगहों पर मंच प्रवचन करना था। आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा, क्यों लगे इन पर आरोप, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम पर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वह देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। क्या है मामला अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या है धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार बनने तक का सफर। बागेश्वर धाम का मंदिर और स्थान मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव में है। बाबा बागेश्वर धाम या बागेश्वर सरकार के गुरु जी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, जिनको लेकर आज इतने सारे विवाद हो रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम का ये मंदिर बालाजी का मंदिर है। मंदिर को लेकर माना जाता है कि छतरपुर के गरहा गांव में पहाड़ी पर शंकर जी की एक मूर्ति स्थापित थी और पास ही में गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे। उस वक्त कुछ लोग वहां पर जादू टोना भी किया करते थे, लेकिन तब तक वहां पर वो छोटे लेवल ही किया जाता था। कुछ साल बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने शंकर जी के पास ही में बालाजी की मूर्ति स्थापित की। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी को दादा गुरु कहा जाता था। उस दादा गुरु के टाइम से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के परिवार का संबंध उस जगह से हुआ जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती किया करते थे। साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि 12वीं तक पढ़ने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण भी पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लग गए थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी गरहा में मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ साल पहले शास्त्री जी ने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें लोकल मीडिया को बुलाया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे कहा कि उनका एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, सब लोग वहां का दर्शन करें और चमत्कार देखें। धीरेन्द्र शास्त्री जी का दावा था कि बालाजी उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। उस वक्त तो उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कुछ टाइम बाद शास्त्री जी के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया से जोड़ा और उनके बाद शास्त्री जी को कभी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी। फिर कुछ समय बाद टीवी पर चलने वाले धार्मिक चैनल पर भी उनका प्रसारण शुरू कर दिया गया। अब तो शास्त्री कथावाचक शास्त्री बन गए थे। धीरे धीरे लोग उनके गरहा में मौजूद दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लगे। अर्जी लगाने का प्रोसेस, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए लोग नारियल को बांधते हैं, फिर बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः का मंत्र का जाप करते हैं। वह लाल कपड़े में नारियल को बांधना रहता है। इस दौरान बागेश्वर धाम का हिस्सा होने के लिए श्रम धाम से टोकन लेना पड़ता है। इन टोकन वालों को पर्चे पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। टोकन जमा होने के बाद जिस दिन दिव्य दरबार होने वाला होता है, उस दिन की जानकारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है, जिसमें अर्जी लगाने वाले लोगों को मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचित किया जाता है। तब दिव्य दरबार में शास्त्री जी द्वारा लोगों के मन में उठने वाली सवालों को, उनके समस्याओं को बिना बताए एक पर्ची पर लिख दिया जाता है। उनकी यही सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है और आज उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि पहाड़ी के नीचे का जो पंचायत भवन था, उन्हें खास निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बना दिया गया है, जिसके चलते आसपास की जमीनों की कीमत 50 लाख एकड़ तक पहुंच गई है।
आज इस मंदिर में भक्तों का दर्शन एक सनातन धर्म को न मानने वालों की नजर में एक बिजनेस बन गया है और मानने वालों की नजर में विश्वास और आस्था, जिसकी वजह से रोज यहाँ भीड़ मंगल और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। जैसे जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी को बागेश्वर सरकार की पहचान और शोहरत मिली, तब से इनके भक्तों की संख्या इनको नापसंद करने वालों की संख्या से कई गुना हो गई है। खैर, इस समय बागेश्वर धाम की सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बागेश्वर सरकार का नागपुर का विवाद। दरअसल नागपुर के रेशिमा बाग के मैदान में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था और इसमें आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी भी दरबार लगाए हुए थे। नागपुर में इस कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी और 13 जनवरी तक चलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस कथा को 11 जनवरी को ही समाप्त कर दिया गया था। दरअसल इसी बीच महाराष्ट्र की एक आंध्र श्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया है। नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने चुनौती दी थी कि यहाँ पर चमत्कार करके दिखाएं और दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं। जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री जी दावा करते हैं कि वो मन की बात जान लेते हैं, वैसे ही हम सबके मन की बात जाने और सभी सच बताएं, और अगर उनके बारे में सच बता देते हैं तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा तो उन पर आरोप लगे हैं कि जहां वह 13 जनवरी को नागपुर में रुकने वाले थे तो चुनौती के चलते 11 जनवरी को ही वह वहां से निकल गए। उन पर आरोप लगाए गए थे कि शास्त्री जी राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं और जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी लगाई है और धमकी दी है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ एक कानून है जिसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट कहा जाता है, जो 2013 में बना था। इस पर भी धीरेंद्र शास्त्री का कहना था कि उनको कोई ऐसी चुनौती मिली ही नहीं थी। आपको बता दें कि इन दिनों बागेश्वर सरकार की कथा रायपुर में चल रही है। वही नागपुर विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री जी के मुताबिक भारत में तो हर किसी के लिए सबूत मांगा जाता है कि क्या हनुमान जी की भक्ति अंधविश्वास है। वहीं जहां एक तरफ माना जा रहा है कि शास्त्री नागपुर में डर की वजह से छोड़कर चले गए थे, वहीं धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के मुताबिक वह वहां 7 दिनों की कथा किए थे और इस दौरान 2 दिन दरबार भी लगाए थे। वह कहीं से भी भागकर नहीं आए थे। शास्त्री जी के मुताबिक लोकप्रियता पाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी के मुताबिक नागपुर का आरोप उनके वहां से जाने के बाद लगे हैं। वह उस विवाद को खत्म करने के लिए लोगों को रायपुर तक आने तक का किराया भी देने को तैयार हैं। दोस्तों, बाबा पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं और उनके प्रवचन सही में अंधविश्वास फैलाने के दायरे में आए तो आईपीसी के धारा 416 के तहत बाबा के बयान को लेकर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही बाबा पर धारा 508 के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान इष्ट देव की नाराजगी से किसी का कुछ हो जाएगा तो यह गुनाह बनता है, तो ऐसे में लोगों पर केस दर्ज किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, नागपुर में तो हाल ही में ये विवाद उठा है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी का विवादों से कोई नया नाता नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार अपने बयानों और लोगों के आरोपों के चलते विवादों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री जी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर बाबा बता चुके हैं और उनके इस बयान से जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी के ब्राह्मण पर दिए गए बयान का उन्होंने जमकर विरोध किया था। वही कुछ समय पहले इनका छुआछूत वाला वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि तब बागेश्वर सरकार की ओर से कहा गया था कि उस वीडियो को एडिट करके पोस्ट किया गया था। कुछ समय पहले जब शाहरुख खान की पठान मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस वक्त भी बाबा बागेश्वर ने सभी को मूवी को बायकॉट करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि चाहे कोई नेता हो या अभिनेता, जो भी सनातन धर्म का विरोध करे उससे दूर रहो। ऐसे ही एक बार बाबा की ओर से बयान दिया गया था कि चादर और फादर वालों से दूर रहो। उस वक्त उनका इशारा मुस्लिम और ईसाइयों लोगों की तरफ था।
और अब बाबा नागपुर के विवाद के घेरे में हैं और आजकल मीडिया द्वारा उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर भी बाबा उनका डट के सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या बाबा बागेश्वर पर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।